नमस्कार। टीम प्रिंस तारानगर की ओर से मैं प्रमोद सारण एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हमारी जो पिछले 2 क्लास थी उनके अंदर हमने 5वां चैप्टर शुरू किया था और 5वें चैप्टर के अंदर सबसे पहले हमने विद्युत धारा की परिभाषा के बारे में पढ़ा था और कल हमने धारा घनत्व के बारे में भी पढ़ा था। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ कर के हमारा जो टॉपिक है वो है अपवाह वेग। अपवाह वेग यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ये जो अपवाह वेग है, सबसे पहला बात तो ये है कि भाई निकालना किसका है अपवाह वेग। हम लोग धारा के अंदर एक ही बात करते जा रहे हैं, कोई एक चालक ले रहे हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह देखते हैं, ठीक है। तो उस चालक के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका क्या करेंगे हम लोग, अपवाह वेग देखते हैं। अपवाह का मतलब होता है थोड़ा सा खिसकना या हल्का सा प्रवाह होना, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास एक ये चालक है। इस चालक के अंदर क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स भी है, ठीक है, और अन्य आयन्स भी है। तो इसके अंदर मैंने इस चालक को किसी बैटरी से या किसी वायर से कनेक्ट नहीं कर रखा है। ये चालक आपका सीधा है कोई आवेशित चालक। अब कोई आवेशित चालक है और बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर आरोपित किया हुआ है। कितना, ई एक्सटर्नल। कितना किया हुआ है, ई एक्सटर्नल। तो इस चालक के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स, ये पॉजिटिव, प्रोटॉन्स मान लीजिए, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में है, विद्युत क्षेत्र आवेश पर क्या करता है, बल लगाता है। तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। यानी कि जो नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, बल लगाएगा। और नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड बल किस दिशा में लगाता है, अपनी दिशा के विपरीत। और पॉजिटिव चार्ज की दिशा में वो क्या करता है, बल लगाता है। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस नेगेटिव चार्ज पे ऑपोजिट डायरेक्शन में बल लगाने के कारण ये नेगेटिव चार्ज किस दिशा में आ जाएगा, विपरीत दिशा में आ जाएगा। और जो पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर अपनी दिशा में बल लगा करके क्या कर लेगा, ये इस दिशा में आ जाएंगे। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो इसको बिना किसी बैटरी से कनेक्ट किया है तो ये माइनस चार्ज यहाँ पर आ रहा है, प्लस चार्ज यहाँ पर आ रहा है। यानी कि ये जो माइनस चार्ज है वो यहाँ पर जम जाता है और पॉजिटिव चार्ज यहाँ जा कर के बैठ जाता है, ठीक है। अब देखो इसका मतलब जब बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आप लगा रहे थे तो उसके अंदर पॉजिटिव इधर आ रहा है, नेगेटिव इधर आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा किस दिशा में होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। यानी कि इस दिशा में इस कंडक्टर के अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है, जिसको हमने कितना मान लिया, ई इंड्यूस, ठीक है। चालक के अंदर किसी आवेशित चालक की बात करें तो उसकी एक यही खास बात होती है कि बाहर से आप उस पर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो वो अपने अंदर भी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर लेता है, इंड्यूस कर लेता है। लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि एक्सटर्नल इस दिशा में लग रहा था, पॉजिटिव इधर आया, नेगेटिव इधर जाके बैठ गया। तो इसका मतलब अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है वो इस दिशा में है, यानी एक्सटर्नल के क्या है, विपरीत दिशा में है। इसका मतलब अगर एक आवेशित चालक की बात करें तो ई एक्सटर्नल जो आपने अप्लाई किया था वो किसके बराबर है, माइनस ई इंड्यूस्ड। वेक्टर फॉर्म में लिखा है, ये माइनस क्यों दिखाया है, क्योंकि भैया आपका अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो किस दिशा में होता है, इस एक्सटर्नल के विपरीत दिशा में। इसलिए क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। इसका मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड ऑफ द कंडक्टर वो कितना है, जीरो है। कितना है, जीरो। इसका मतलब किसी एक आवेशित चालक के अंदर हमेशा विद्युत क्षेत्र कितना होता है, जीरो होता है, ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद क्या इसके अंदर और कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, क्या सारे इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, भाई चालक है, चालक के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये कहीं मत सोचना कि ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आ गए तो अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं है। चालक के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स
होते हैं। तो क्या अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स और हैं वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इनसाइड जो कितना है 0, क्या अब अंदर वाले इलेक्ट्रॉन गति करेंगे? हाँ, वो अब भी गति करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि बाहर कुछ टेम्परेचर तो होगा, वहाँ से ये तापीय ऊर्जा या ऊष्मा प्राप्त करके क्या करते रहते हैं? गति करते रहते हैं। और उनकी जो गति होती है वो बहुत ही स्पीड से होती है। देखिए, मान लीजिए इसके अंदर बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं, जो पहला इलेक्ट्रॉन है वो कुछ इस प्रकार से है, और ये इलेक्ट्रॉन हम मान लेते हैं किसी v1 वेग से इस दिशा में गति कर रहे हैं। किस दिशा में गति कर रहे हैं? इस दिशा में गति। बहुत सारे अंदर इलेक्ट्रॉन हैं, वो बाहर वाली ऊर्जा लेकर के या ऊष्मा प्राप्त करके क्या करते रहते हैं? गति करते रहते हैं। और ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर उधर हर किसी दिशा के अंदर गति करते रहते हैं। ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं कि इस दिशा में v2 वेग से गति कर रहे हैं। तीसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो इस दिशा में मान लेते हैं कितने वेग से गति कर रहे हैं? v3 वेग से। चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है जो इस दिशा में v4 वेग से क्या करते रहते हैं? गति करते रहते हैं। ये जो इन मुक्त इलेक्ट्रॉन्स का वेग है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम होता है, इसलिए क्या करते रहते हैं? ये थोड़ी सी इनको ऊर्जा मिलने पे बहुत ज़्यादा स्पीड से गति करते रहते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लगभग 10⁴ से 10⁵ मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करते रहते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? ये इलेक्ट्रॉन इधर गति कर रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर गति कर रहा है, तीसरा इलेक्ट्रॉन इधर, चौथा इधर, पांचवा इधर, हर किसी दिशा में हर किसी वेग से क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। इसका मतलब लास्ट में इस दिशा में जो भी इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसा भी हो सकता है जो इसके क्या करे? विपरीत दिशा में गति करे। लास्ट के अंदर कुल मिलाकर हम ये मानते हैं कि सभी इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग है, सभी इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग है वो किसके बराबर होगा? सभी इलेक्ट्रॉनों के वेग के v3 से लेकर के सभी इलेक्ट्रॉनों का वेग प्लस vn बट्टा क्या होगा? n। तो ये जो औसत वेग होता है वो हम कितना मानते हैं? 0 मानते हैं। क्यों? क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन हर किसी वेग से एक दूसरे के विपरीत गति करते हुए आपस में कैंसिल होते जाते हैं। तो इसका मतलब एवरेज जो वेलोसिटी है वो कितनी है? 0 है। इसका मतलब ये जो आपने क्या किया, किसी बैटरी से इसको नहीं जोड़ रखा है, तब इसके अंदर क्या होता है? ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर हर किसी दिशा में यादृच्छिक गति करते रहते हैं, जिनका औसत वेग कितना होता है? 0। यानी कि औसत जो चार्ज का फ्लो है वो भी कितना है? 0। जब नेट चार्ज फ्लो नहीं है, ठीक है, जब नेट चार्ज का फ्लो नहीं है तो उसके अंदर, उस चालक के अंदर धारा का प्रवाह भी नहीं होगा। यानी इस आवेशित चालक के अंदर धारा का फ्लो भी नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब इलेक्ट्रॉन हर किसी दिशा में गति करते रहेंगे। अब हम लोग इसके दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। ये तो था जब इसको बैटरी से हमने नहीं जोड़ रखा था। जब आप इसको बैटरी से जोड़ दोगे तो इसके अंदर क्या होगा? ये वही चालक है, इस चालक को हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया है। ठीक है, अब बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल है, इसका मतलब इसका विभव ज़्यादा होगा। ये नेगेटिव टर्मिनल है, इसका विभव कम होगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हमें क्या मिल गया? दोनों विभवों का अंतर, यानी विभवांतर धारा मान लेते हैं कितनी प्रवाहित हो रही है? I धारा प्रवाहित हो रही है। इसके अंदर वही आपके सारे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स वगैरह हैं। ठीक है, अब ये बैटरी क्या काम करती है? बैटरी इसके अंदर इन इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स को क्या करेगी? ऊर्जा देगी। ऊर्जा देगी क्या? यहाँ से बैटरी इसको आवेश तो दे नहीं सकती, सिर्फ क्या देगी? ऊर्जा। ऊर्जा देने के बाद ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये आपके कहाँ आ जाएंगे? इस नेगेटिव टर्मिनल की ओर। और जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ आ जाएंगे? पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। यानी यहाँ पर बात करें अब इस बैटरी के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा था वो मान लेते हैं कितना है? ई एक्सटर्नल ही है आपका। तो बैटरी लगाने के कारण आप देखते हो कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं यहाँ पर इस क्रॉस सेक्शन के ऊपर जाकर बैठ नहीं रहे हैं, नीचे इस पॉजिटिव टर्मिनल की ओर आ रहे हैं। और पॉजिटिव कहाँ आ रहे हैं? इधर आ रहे हैं। इसका मतलब बैटरी लगाने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं
वो इधर उधर गति न करके एक निश्चित डायरेक्शन में बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर गति करते रहते हैं। यही आपका अपवाह वेग होता है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स जब तक बैटरी आप ऐड नहीं करोगे तब तक इलेक्ट्रॉन्स हर किसी दिशा में गति करते रहते हैं। जब बैटरी जोड़ देते हो तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते रहते हैं, एक निश्चित दिशा में गति करते रहते हैं और वो बहुत कम वेग से गति करते रहते हैं, लगभग 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड के आसपास होता है वो वेग। उस वेग से ये क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। और सभी इलेक्ट्रॉनों की बात करेंगे तो इनका जो औसत वेग होगा उस औसत वेग को ही आप क्या कहते हो, अपवाह वेग कहते हो। यानी मैं परिभाषा की बात करूं तो आप क्या कर रहे हो, इस बैटरी के कारण हमने एक बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है। इस विद्युत क्षेत्र के कारण ये विद्युत क्षेत्र जो है वो इलेक्ट्रॉन पे बल लगाएगा। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है तो विपरीत दिशा से होते हुए किसकी ओर, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, और पॉजिटिव चार्ज के दिशा में ये बल लगाता है तो ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की ओर आते रहते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक निश्चित डायरेक्शन में गति करते रहते हैं। जिस वेग से गति करते रहते हैं उस वेग को ही क्या कहते हैं, अपवाह वेग कहते हैं। यहाँ पर एक और ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इन इलेक्ट्रॉन्स पर क्या करेगा, विपरीत दिशा में बल लगाएगा। इसका मतलब जो अपवाह वेग होता है वो विद्युत क्षेत्र के क्या होता है, विपरीत दिशा में होता है। यानी आप इसको परिभाषा में लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे, बाह्य विद्युत क्षेत्र, बाह्य विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर की उपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की यादृच्छिक गति में कुछ इस प्रकार संशोधन होता है कि मंद गति से ये इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत प्रवाहित होते हैं। विपरीत कुछ औसत वेग से प्रवाहित होते हैं, औसत वेग से प्रवाहित होते हैं। और उस औसत वेग को ही हम क्या कहते हैं, अपवाह वेग कहा जाता है, जिसे अपवाह वेग कहा जाता है। अपवाह वेग कहा जाता है। अपवाह वेग को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Vd से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, Vd से। अब हम लोग अपवाह वेग की वैल्यू निकालेंगे। तो वैल्यू निकालने के लिए हम लोग वही एक चालक मानेंगे। हमने क्या देखा था, चालक के ऊपर जब तक आप बैटरी यूज, अब हम लोग क्या करेंगे, इस अपवाह वेग की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले अपवाह वेग के अंदर हमने क्या देखा, जब तक बैटरी अप्लाई नहीं थी या कोई उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो इलेक्ट्रॉन से एक निश्चित दिशा में गति नहीं कर रहा था। जब आप लोग क्या कर रहे थे, इसके बैटरी लगा देते थे तो अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना होकर के कुछ ना कुछ था। इसलिए इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उस विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करते रहते हैं और सभी इलेक्ट्रॉन अलग अलग वेग से गति करते रहेंगे। तो सभी का जो औसत वेग होगा उस औसत वेग को ही हम लोग क्या कहते हैं, अपवाह वेग कहते हैं। अब अपवाह वेग का मान निकालने के लिए देखते हैं हम क्या करेंगे, एक चालक मान लेते हैं। ये हमारे पास एक चालक है, ठीक है, और इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। ये इसमें से करंट प्रवाहित हो रही है कितनी, I। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है वो इस डायरेक्शन में मान लेते हैं कितना है, E है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड यानी बैटरी के कारण यहाँ इस चालक के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करेंगे, गति करेंगे। और वो गति किस दिशा में करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉनों पे नेगेटिव चार्ज होने के कारण क्या करेंगे, अपनी दिशा के विपरीत क्या लगाएगा, बल लगाएगा।
अपनी दिशा के विपरीत बल लगाएगा। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स सारे हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या कर रहे हैं, विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं, इन सभी का औसत वेग जो है यानी कि अपवाह वेग हम कितना मान लेते हैं, v d मान लेते हैं। अब हमने विद्युत क्षेत्र यहाँ पर कितना माना है, E माना है। तो देखिए विद्युत क्षेत्र E वेक्टर की उपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉन पर कार्यरत बल, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं इनके ऊपर कितना बल लगेगा। पहले चैप्टर के अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वीडियो था उसके अंदर E इज इक्वल टू कितना था, E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q, देन F वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ रहा था, Q E वेक्टर। ठीक है, तो यहां पर भी कार्यरत बल F वेक्टर इज इक्वल टू कितना होगा, Q E वेक्टर। और यहाँ पर Q क्या है, इलेक्ट्रॉनों पे आवेश, और इलेक्ट्रॉनों पे आवेश कितना होता है, फिक्स होता है E के बराबर। और ये क्या कर लेंगे, E वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हो तो चार्ज की प्रकृति क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों पे नेगेटिव होता है, इसलिए F वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस E वेक्टर आ गया। चूंकि आप न्यूटन के नियम से जानते हो कि बल जो होता है F इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, ma वेक्टर होता है। कितना होता है, ma वेक्टर, समीकरण नंबर 2। तो 1 और 2 की तुलना करोगे तो आपके पास क्या आएगा, m समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से ma वेक्टर इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस E वेक्टर, देन A वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस E वेक्टर बट्टा m, समीकरण नंबर 3। ये किसकी वैल्यू निकाली है आपने, त्वरण की वैल्यू निकाली है। मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि जब तक आप बैटरी अप्लाई नहीं करते हो तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इधर उधर गति करते रहते हैं, लेकिन ये आपका चालक था, इस चालक के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स, कोई इधर गति कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर गति कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर गति कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर गति कर रहा है, हर किसी दिशा में गति कर रहे हैं। चालक के अंदर बहुत सारी अशुद्धियां होती है, आयंस भी होते हैं, उनसे इन इलेक्ट्रॉनों की क्या होती रहती है, टक्कर होती रहती है। जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन आपका इधर गति कर रहा है, गति करता करता ये किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से या किसी आयन से जब टकराएगा तो क्या होगा, इस पहले इलेक्ट्रॉन के वेग में क्या होगा, परिवर्तन होगा। यानी कि आप किसी रास्ते में चलते हुए किसी दूसरे व्यक्ति से टकराते हो तो आपको एक बार थोड़ा सा झटका सा लगता है, यानी कि रुकना पड़ता है। ठीक है, वही यहाँ पर है। इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन्स की टक्कर जो होती है उस टक्कर से पहले, या ऐसे कह सकते हो दो क्रमागत टक्करों के बीच जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक सीधी रेखा में गति करते हैं, और जिस सीधी रेखा में गति करते हैं उस पथ को क्या कहा जाता है, मुक्त पथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मुक्त पथ कहा जाता है। और इन दो क्रमागत टक्करों के बीच जो लगा समय होता है उस समय को हम क्या कहते हैं, विश्रांति काल कहा जाता है। यानी कि दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा समय, दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा समय क्या कहलाता है, विश्रांति काल कहा जाता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन चल करके जब दूसरे इलेक्ट्रॉन या आयन से टकराएगा तो टकराने के बीच में जो टाइम लगेगा वहां तक का, उसको हम क्या कहेंगे, विश्रांति काल कहा जाता है। और इस विश्रांति काल को हम क्या कहते, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास एक त्वरण आ गया, ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर बट्टा कितना, m। अब इसका मतलब क्या है कि मैंने बताया एक इलेक्ट्रॉन चल के किसी दूसरी अशुद्धि या आयन से जब टकराएगा तो क्या होगा, अपने वेग में परिवर्तन कर लेगा। ये जो त्वरण आपने निकाला है वो सिर्फ एक उसी पर्टिकुलर टक्कर तक के लिए ही निकाला है। क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे आयन से टकराएगा तो वापिस उसका वेग क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी वहां पर कुछ अलग कंडीशन होगी। तो ये एक टक्कर के लिए किसी पर्टिकुलर जो भी टाइम पीरियड होगा उसके लिए ही इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है, इस त्वरण से त्वरित कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर चूंकि आप जानते हो गति की प्रथम समीकरण से
गति की प्रथम समीकरण से क्या होती है? गति की प्रथम समीकरण v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर t, समीकरण नंबर 4। अब इसके अंदर तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सभी इलेक्ट्रॉनों का वेग निकालने के लिए क्या करोगे? औसत लोगे। तो दोनों तरफ क्या ले लो? औसत ले लो। दोनों तरफ औसत लेने पर, औसत क्यों लेंगे? सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए, ठीक है। तो v वेक्टर का एवरेज इज इक्वल टू u वेक्टर का एवरेज प्लस a वेक्टर और t। अब इसके अंदर देखो हमारे पास इसके अंदर u क्या होता है? प्रारंभिक वेग, v क्या होता है? अंतिम वेग, a त्वरण, t टाइम है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर u का। u क्या था? प्रारंभिक वेग। और प्रारंभिक वेग जब बैटरी आप अप्लाई नहीं कर रहे थे तब सभी इलेक्ट्रॉन हर किसी दिशा में गति कर रहा था, तो सारे वेग आपस में एक दूसरे से कैंसिल होकर के लास्ट में हम कितना मानते थे? प्रारंभिक वेग का जो औसत था इलेक्ट्रॉनों का वो कितना था? 0 था। तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। प्रारंभिक वेग, क्योंकि पहले जब बैटरी नहीं थी तो इलेक्ट्रॉनों का हर संभव दिशा में वेग था, इसलिए कितना मानते थे? 0। अब यहाँ पर v की बात करते हैं। v क्या है? अंतिम वेग। और मैंने बताया कि जब बैटरी लगाने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में कुछ औसत वेग से गति करते हैं। उस औसत वेग को आप क्या कहते हो? अपवाह वेग कहते हो। तो अंतिम वेग आपके पास कौन सा होगा? अपवाह वेग होगा। तो अपवाह वेग आपके पास कितना है? v d वेक्टर, यानी अपवाह वेग। और t क्या है? टाइम। टक्करों के बीच इलेक्ट्रॉन्स की दो क्रमागत टक्कर के बीच लगा समय है t। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, सभी के लिए क्या हो जाएगा? ये औसत हो जाएगा। तो औसत टाइम जो होगा t वो आपका किसके बराबर हो जाएगा? टो विश्रांति काल के बराबर। विश्रांति काल, ठीक है। ये तीनों वैल्यूज आप इस समीकरण के अंदर पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? v की जगह तो क्या पुट हो जाएगा? v d वेक्टर इज इक्वल टू 0 और a वेक्टर की जगह आपने कितनी वैल्यू निकाली है समीकरण 3 से? माइनस ई वेक्टर बट्टा m। तो माइनस ई वेक्टर बट्टा m और t एवरेज की जगह कितना पुट कर लोगे? विश्रांति काल टो, यानी कि v d वेक्टर जो है वो कितना आएगा? माइनस ई वेक्टर टो बट्टा m। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? अपवाह वेग या अपवहन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर ये जो माइनस साइन है वो माइनस साइन क्या शो कर रहा है? यहाँ पर मैंने बताया इलेक्ट्रॉन कुछ औसत वेग से विद्युत क्षेत्र के विपरीत गति करेंगे, ठीक है। और जिस औसत वेग से विद्युत क्षेत्र के विपरीत गति करेंगे उसे क्या कहेंगे? अपवाह वेग। यानी कि अपवाह वेग विद्युत क्षेत्र के हमेशा किस दिशा में होता है? विपरीत दिशा में होता है। इसका मतलब ये जो अपवाह वेग है विद्युत क्षेत्र के क्या है? विपरीत दिशा में। और यही हमारा माइनस साइन शो कर रहा है, यानी नेगेटिव चिन्ह हमारा यह बता रहा है कि अपवाह वेग जो है वो विद्युत क्षेत्र के क्या है? विपरीत दिशा में है। धन्यवाद। आज हम